Hello and Assalamu alaikum everyone. Our topic for today is current electricity and we are going to continue this chapter. Up until now we have studied what is current, how does it flows through the conductors and wires, and what are resistors, and apart from that we have studied Ohm's law and resistance resistivity. Today we are going to continue with electrical circuit. Now what is electrical circuit? यहाँ पर दिया गया है कि एक कंटिन्यूस पाथ अगर होगा किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का जो कंडक्टिंग वायर्स से गुजरेगा। कंडक्टिंग वायर्स क्या होती है? जो हमारे करंट को कैरी करती है। तो एक कंटिन्यूस पाथ जो होता है जो कनेक्ट करता है पूरे सर्किट को, पूरी वायर को, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट। उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, उसमें रेजिस्टेंस भी होता है, उसमें हम लोगों के जो अप्लायंसेस है वो भी इंक्लूड होता है। इसे आप अगर सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे तो रिवर अगर फ्लो हो रही है तो वो पूरी तरह से जब फ्लो होती है तो उसमें रेजिस्टेंस भी होता है, स्टोन का या किसी चीज़ का रेजिस्टेंस होता है। उसी तरह हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है। और ये सर्किट रिवर में और सर्किट में क्या फ़र्क है? रिवर एक ही डायरेक्शन में फ़्लो होती रहती है, लेकिन सर्किट एक डायरेक्शन से फ़्लो होता है और बाद में घूमकर उसी पॉइंट पर ख़त्म होता है। तो एक लूप की तरह होता है, सर्कल की तरह, जो कंटिन्यूस चलता रहता है। और अगर उस सर्कल का एक पॉइंट भी ब्रेक हो गया तो करंट पास नहीं होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है एक सर्किट का, बहुत सिंपल सर्किट है ये। क्या है इसमें? एक सेल है। सेल क्या काम करता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से क्या होता है? करंट पास होता है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट पास होगा। तो यहाँ पर देख रहे हो आप लेफ्ट साइड की इमेज में ये एक की है। यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का पार्ट है वो की है। तो की ओपन है। ओपन है मतलब यहाँ पर इसका सर्किट क्या है? कंटिन्यूस नहीं है। सिंस सर्किट कंटिन्यूस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है इसलिए हम लोगों का बल्ब यहाँ पर नहीं ग्लो कर रहा है। वही यहाँ पर जब की क्लोज होती है तो क्या होता है? सर्किट कंप्लीट हो गया, एक प्रॉपर लूप फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, और इसी वजह से पूरा सर्किट कंप्लीट होने की वजह से हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, चल रहा है। तो हम लोगों के घर में जो बटन्स होते हैं ट्यूबलाइट के, फ़ैन के, वो भी इसी तरह से काम करते हैं। जब ऑफ होता है तो सर्किट इस तरह से इनकम्प्लीट होता है और इस वजह से वो करंट फ्लो नहीं होता है, वो सारी चीज़ें चलती नहीं हैं। लेकिन जब हम ऑन करते हैं तो ये सारी चीज़ें चलने लगती है। क्यों? बिकॉज हम लोगों का सर्किट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का सर्किट है, एडवांस भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, बैटरी। बैटरी क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स को हम कंबाइन करते हैं तो एक बैटरी फॉर्म होती है। यहाँ पर दिख रहा है आपको 1, 2, 3। ये 3 सेल्स को जब हम कंबाइन किए तो हमारे लिए क्या बन गई? एक बैटरी बन गई। हर सर्किट में एक रेजिस्टर होता है, तो यहाँ पर वो रेजिस्टर भी दिया गया है, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल बल्ब और स्विच के बिना हमारा सर्किट इनकम्प्लीट है। बिकॉज अगर स्विच नहीं होगा तो हमेशा उसमें से करंट फ्लो होते रहेगा कंटिन्यूसली। इसीलिए स्विच होना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम जैसा चाहे उसे रेगुलेट कर सके, करंट को जब चाहे तब चालू कर सके, जब चाहे तब बंद कर सके। तो इस तरह से ये हम लोगों का एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, सिंपल है यहाँ पर। लेकिन जब हम फिज़िक्स में बात करते हैं तो हम ये सारे डायग्राम्स नहीं बनाते बैठते। जब भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात होती है तो इतनी ड्राइंग, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हम नहीं करते। तो क्या करते हैं हम उसके बदले? हम एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। हम लोगों ने हर चीज़ को एक सिंबल दे रखा है, वो सारे सिंबल्स याद करने हो गए
तो वो सारे सिंबल्स जब याद कर लेंगे तो हम लोग सर्किट डायग्राम बनाते हैं। अब ये सर्किट डायग्राम इस इमेज का दिया गया है। बैटरी, एक सेल के लिए एक बड़ी डंडी और एक छोटी डंडी। बड़ी डंडी पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है और ये जो छोटी डंडी है वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। तो बैटरी ये कितने सेल से बनी हुई है? 3 सेल से, इसीलिए 3 बार हम लोगों ने ये सेल बना दिया, तो वो क्या बन गई? बैटरी। तो ये होता है सिंबल बैटरी का। उसके बाद आता है रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या होता है? जो हम लोगों के करंट के सप्लाई को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसका यहाँ पर सिंबल दिया गया है जिगजैग के फॉर्म में, और हम लोग बहुत ही सिंपली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है लाइट बल्ब। लाइट बल्ब का भी यहाँ पर सिंबल दिया गया है। इस तरह से वायर के बीच में ऐसा लूप जैसा बनाते हैं, सेमी सर्कल, और फिर सर्कल बना देते हैं। अब अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से हम लाइट बल्ब को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए अक्सर लाइट बल्ब के पास हम लाइट बल्ब लिख देते हैं। और फिर आता है स्विच। नॉर्मली हम स्विच को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हम सबके सिंबल एक साथ अभी आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। बट इन शॉर्ट यहाँ पर हम लोगों को एक आइडिया आ गया है कि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट का डायग्राम किस तरह से बनाते हैं। हम हर चीज़ को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो ब्लैक लाइंस है यहाँ पर, ये जो कनेक्ट हो रही है, इसे हम बोलते हैं वायर। ये वायर क्या काम करती है? कंडक्टर का काम करती है। और क्या कंडक्ट करती है ये वायर्स? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो एक ऐसा फिगर जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं सर्किट में, और उस सारे सर्किट के जो कंपोनेंट हैं उनको हम लोगों ने एक स्पेशल सिंबल दे रखे हैं। उस डायग्राम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। समझ में आया क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट? एक ऐसा डायग्राम जिसमें सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को हम लोग एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उस सर्किट डायग्राम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। अब यहाँ पर दिया गया कंपोनेंट, उसकी पिक्चर वो किस तरह से दिखाई देता है, और साथ ही साथ उसका सिंबल क्या है और उसका यूज़ क्या है। बहुत सिंपल चीज़ है। सबसे पहले आता है हमारा सेल, इलेक्ट्रिक सेल। एक एंड होता है उसका पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल। इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? वायर होती है हम लोगों की, उसके बीच में 2 डंडी, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी डंडी पॉजिटिव टर्मिनल होती है, छोटी डंडी नेगेटिव टर्मिनल होती है। और ये इलेक्ट्रिक सेल क्या काम करता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है वायर के दोनों एंड पर, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से क्या होता है? करंट फ्लो होता है। उसके बाद आता है हम लोगों का बैटरी। बैटरी क्या होती है? कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को हम कंबाइन करते हैं तो बनती है हमारी बैटरी। इसका सिंबल भी बहुत ही सिंपल है। क्या है? जितने भी सेल्स हैं उसको हम लोगों ने एक साथ लिख दिया है, बीच में लाइन नहीं आई है, इसका मतलब ये बैटरी है। अगर हम एक सेल बना रहे हैं, फिर वायर बना रहे हैं, फिर दूसरा सेल बना रहे हैं कहीं दूर, इसका मतलब 2 अलग अलग सेल को हम लोगों ने यूज़ किए एक साथ बिना लाइन के बीच में। अगर हम डायग्राम बना रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर बैटरी बोलेंगे। और ये क्या काम करती है? ये भी वही काम करती है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का बिटवीन 2 एंड्स। बस इसमें क्या फ़र्क होता है? ये ज़्यादा बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है एज़ कम्पेयर टू हमारे इलेक्ट्रिक सेल। और जाहिर सी बात है ये ज़्यादा करेगी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट, क्योंकि इसके पास सेल 3 टाइम्स या 4 टाइम्स ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है हम लोगों का की, जिसको हम प्लग की भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? ओपन है। ओपन है तो हम लोगों का इस तरह से वो रिप्रेजेंट होता है, इस तरह से वो दिखता है, पिक्चर है उसकी। और सिंबल 2 ब्रैकेट, सिर्फ 2 ब्रैकेट लाइंस के बीच में। ये लाइन क्या है? हम लोगों की वायर है, कंडक्टिंग वायर। और ये जो 2 ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारी की को। और ये की कैसी है? ओपन है,
मतलब हम लोगों का सर्किट में करंट फ्लो होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो इसका क्या काम होता है? टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट फ्लोइंग इन सर्किट। ऑब्वियसली जब की ओपन होगी तो कनेक्शन पूरा नहीं होगा कंप्लीट, कनेक्शन पूरा कंप्लीट नहीं होगा तो वो फ्लो नहीं होगा। तो जब हम लोगों को रोकना होता है करंट को तो हम क्या करते हैं? ओपन कर देते हैं उस की को। उसके बाद क्या है? क्लोज्ड की, पूरी तरह से बंद है, ये सर्किट को कंप्लीट करती है। तो इसका सिंबल भी सेम है, सिर्फ इसमें क्या फ़र्क है? दो ब्रैकेट के बीच में एक डॉट है। अब ये डॉट का मतलब क्या है? हम लोगों का सर्किट कंप्लीट हो रहा है। और इसका क्या काम होता है? स्टार्ट करना फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। तो हम लोगों का जब सर्किट कंप्लीट होता है तो क्या स्टार्ट होगा? करंट का फ्लो होना स्टार्ट होगा। अब तक के हम लोगों ने बहुत ही सिंपल 4 सिंबल देखे। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सेल, उसके बाद बैटरी, उसके बाद ओपन की, उसके बाद क्लोज्ड की। ये बहुत ही सिंपल हम लोगों के सिंबल्स हैं। उसके बाद आते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सिंबल्स। कनेक्टिंग या कंडक्टिंग वायर, इसका तो बहुत ही सिंपल डायग्राम है। पिक्चर हम लोगों को पता है वायर किस तरह से दिखाई देती है। रेड कलर की या कोई भी कलर का उसके ऊपर कोटिंग होती है और अंदर मेटल की वायर होती है, जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंपल लाइन से। क्या काम करती है? ये सर्किट के अलग अलग कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करती है। उसके बाद आती है क्रॉसिंग वायर। अब नॉर्मली हम लोगों के सर्किट इतने सिंपल नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ एक वायर नहीं होती है, कभी कभी 2 वायर्स 3 वायर्स इस तरह से आपस में कनेक्ट होती रहती है। तो कुछ वायर्स ऐसी होती है जो एक के ऊपर एक चली जाती है, वो दोनों कनेक्टेड नहीं होती है बट एक के ऊपर से दूसरी वायर जा रही है, इसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग वायर। जैसे रेड वायर एक अलग वायर है, ब्लू वायर एक दूसरी अलग वायर है। तो जब हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है कि ये दोनों अलग अलग वायर है तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? एक वायर बनाएंगे सिंपल लाइन, दूसरी वायर के लिए हम एक छोटा सा सेमी सर्कल लूप बना देते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये क्या करती है? ये क्या बताती है हम लोगों को? ये शो करती है कि वायर्स आर क्रॉस्ड बट नॉट कनेक्टेड। उसके बाद आता है लाइट बल्ब। या तो वो बंद होगा या तो चालू होगा। तो जब बंद होगा तो हम इसे सिंपली एक एम की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जब ग्लो कर रहा है तो उस एम के आसपास सन की रेज कैसे बनाते हैं? उस तरह से रेज बना देते हैं। तो ये इसका सिंबल है। ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? मोस्टली कोई भी सर्किट में चेक करने की वो सर्किट चल रहा है या नहीं, करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। अगर वो लाइट हो रहा है, जल रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है। और वही अगर वो ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब ये चीज़ हम लोग मोस्टली कब चेक करते हैं? जब भी हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदते हैं तो उसे चेक करने के लिए हम उसकी वायर्स को कनेक्ट कर देते हैं बल्ब के साथ। तो इससे हमें पता चलता है कि वो चीज़ काम कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या काम करता है? रुकावट का काम करता है, करंट को फ्लो होने में अपोज करता है वो। उसका कैसा सिंबल होता है? जिगजैग जिगजैग सिंबल होता है और नीचे आर। ज़रूरी नहीं होता है ये आर लिखना, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। क्या काम करता है? कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। जब ये अपोज करता है तो वो क्या काम करेगा? एकदम एक्सेसिव अगर करंट जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो जाएगा? रुकावट होगी, और रुकावट होने की वजह से करंट फिर धीरे से पास होगा, मतलब एक कंट्रोल्ड करंट पास हो रहा है। और ये कैसे पॉसिबल होता है? बिकॉज ऑफ रेजिस्टर्स। यही चीज़ हम लोगों के घर में जो स्टेबलाइजर्स अगर हो गए तो वो स्टेबलाइजर्स में भी हम रेजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। जब एकदम एक्सेसिव करंट आता है तो रेजिस्टर्स उसे पास होने नहीं देते हैं, और इस वजह से फिर हमारे घर का
करंट जो होता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है, वो स्टेबलाइज्ड रहता है। तो वोल्टेज कम ज़्यादा हो जाए कभी, तो उससे हमारे प्रोडक्ट जो है घर के, बल्ब या ट्यूबलाइट या टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें ब्लो अप नहीं होती है, उड़ नहीं जाती हैं। तो इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हम स्टेबलाइज़र लगाते हैं। फिर आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका अक्सर इस्तेमाल हम करते हैं एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है? एक तो ये नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू हम लोगों को पता है, अगर 5 ओम है तो वो उतना ही ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। वेरिएबल रेजिस्टेंस का एक रेंज होता है। फॉर एग्जांपल 5 से 50 ओम का अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो मैं उस रेजिस्टेंस को वेरी कर सकती हूँ, कम ज़्यादा कर सकती हूँ अपने हिसाब से। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो, ये नॉब है, लेफ्ट में लेकर जाओगी तो वो कम होगा इस तरफ, और राइट में लेके जाओगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेम सिंबल होता है रेजिस्टेंस का, लेकिन एक एरो बन जाता है। ये एरो क्या बताता है कि ये चीज़ वेरी हो सकती है। तो ये क्या काम करता है, इसका यूज़ क्या होता है? रेजिस्टेंस को चेंज करना और करंट को कंट्रोल करना। और ये हम लोग अक्सर कहाँ पर यूज़ करते हैं? लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में। फिर आता है एमीटर। एमीटर नाम से समझ कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा, एम्पियर्स। तो करंट हम लोग किस में मेजर करते हैं? एम्पियर्स में। तो एमीटर का काम क्या होगा? करंट मेजर करना। तो यहाँ पर उसका डायग्राम दिया गया है, किस तरह से वो दिखाई देता है। इसका अंदर की जो नीडल है, सुई, वो यहाँ वहाँ होती हैं, जिस वैल्यू पर आकर रुकी मतलब उतना करंट पास हो रहा है। बहुत ही सिंपल है। और इस एमीटर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? एक सर्कल जिसमें कैपिटल ए लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव, राइट हैंड साइड नेगेटिव। ये क्या काम करता है? मेजर करता है कितना करंट फ्लो हो रहा है हम लोगों के सर्किट में। उसके बाद में आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट किसका यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस का। तो वोल्ट मीटर क्या काम करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेगा, हमारे सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। वो जब हमें पता करना होता है तो हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये भी उसी तरह दिखाई देता है जिस तरह से हम लोगों का एम मीटर दिखाई देता है, बस ये वोल्टेज बताता है, ये एम्पियर्स बताता है। इसमें भी सुई आगे पीछे होती है। इसका भी डायग्राम सेम होता है, सिंबल, सिर्फ इसमें सर्कल के अंदर हम क्या लिखते हैं? कैपिटल वी। क्या बताता है हम लोगों को? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बिटवीन 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। इसे हमें सर्किट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, एकदम ना के बराबर होता है, तो ऐसे जिनके अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है इन्हें हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। और करंट इसमें से बहुत ही इजीली फ्लो होता है। क्यों इजीली फ्लो होता है? बिकॉज इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। फिर इंसुलेटर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा होता है, और इतना ज़्यादा होता है कि उससे करंट पास नहीं हो पाता। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। अब कंडक्टर्स का काम क्या होता है? हम लोग कब यूज़ करते हैं कंडक्टर्स को? जब हम लोगों को करंट पास करवाना होता है। वायर्स वगैरह जो भी है, कनेक्टिंग वायर्स जो होती है हम लोगों की, वो बनती है कंडक्टर्स से। लेकिन वो जो वायर्स है उन्हें डायरेक्टली अगर हम टच कर रहे हैं तो चांसेस है हम लोगों को शॉक लग सकता है, इसीलिए हम उसके ऊपर कोटिंग लगा देते हैं। अब किस चीज़ की कोटिंग लगा देते हैं? वो होती है इंसुलेटर की। ये इंसुलेटर ऑब्वियसली करंट पास होने नहीं देता, तो जब इंसुलेटर करंट पास होने नहीं देता तो हम लोगों को बाहर को लोगों को बचा देता है वो सर्किट के शॉक से। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं करंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स के।
तो नॉर्मली जितने भी मेटल होते हैं हम लोगों का वो कंडक्टर्स में आता है। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, ये सारे गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इनफैक्ट सी वाटर या हम लोगों का नॉर्मल वाटर भी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। फिर आता है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इंसुलेटर जो करंट पास नहीं होने देता। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड, ड्राईवुड और बहुत सारी चीज़ें होती है, बट यहाँ पर मैंने एकदम कॉमन 5 एग्जाम्पल इंक्लूड की हूँ। अब रेजिस्टर का डेफिनेशन क्या होता है? एक रेजिस्टर ऐसा कंपोनेंट है जिसके 2 एंड्स होते हैं और दोनों एंड्स के बीच में एक डेफिनाइट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है। जैसे 5 ओम का अगर रेजिस्टर है, मतलब उन दोनों एंड्स के बीच में क्या होगा? 5 ओम्स का रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा, ना उससे कम होगा ना ज़्यादा होगा। और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं सीरीज़ पैरेलल में। अब ये सीरीज़ पैरेलल क्या होती है, किस तरह से वो कनेक्ट होते हैं, हम आगे देखने वाले हैं। रेजिस्टर्स को जब हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं 2 तरीके से कर सकते हैं, एक सीरीज़, दूसरा पैरेलल। सीरीज़ क्या होता है? जब रेजिस्टेंस एक के बाद एक हम लाइन से लगा देते हैं, एक उसके बाद ही कंटिन्यूएशन में ही दूसरा, फिर कंटिन्यूएशन में तीसरा, तो उसे हम बोलते हैं सीरीज़ कनेक्शन। तो रेजिस्टर इन सीरीज़ क्या होती है? एक के बाद एक कंटिन्यूस रेजिस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग अगर कोई सीरीज़ देखते हैं, अगर आप लोग नेटफ्लिक्स वगैरह यूज़ करते होगे या फिर यूट्यूब पर देखते होगे सीरीज़ किसी चीज़ की, तो यूट्यूब की सीरीज़ मतलब क्या होती है? एक एपिसोड, उसके बाद दूसरा एपिसोड, उसके बाद तीसरा एपिसोड, ये सारी चीज़ें क्या होती है? लिंक होती है, एक के बाद एक कंटिन्यूस होती है। उसी तरह रेजिस्टर भी एक के बाद एक कंटिन्यूस अगर हम लोगों ने लगा दिए तो उसे हम क्या बोलेंगे? सीरीज़ कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन बहुत ही अच्छे से यहाँ पर विजुअलाइज किया गया है। पैरेलल कनेक्शन किस तरह से होगा? पैरेलल कनेक्शन मतलब 2 पैरेलल लाइन के फॉर्म में रेजिस्टर्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं और दोनों के पास एक कॉमन एंड होगा। यहाँ पर उतने अच्छे से वो कॉमन एंड नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे जो डायग्राम हम देखने वाले हैं उसमें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि पैरेलल कनेक्शन सर्किट में किस तरह से होता है। तो ये रेजिस्टर इन सीरीज़ और पैरेलल समझ में आ गया। सीरीज़ मतलब कंटिन्यूएशन में, पैरेलल मतलब सबके कॉमन एंड हो गए और किस तरह से ये लोग अरेंज्ड हो गए? पैरेलल लाइंस के फॉर्म में। सबसे पहले देखते हैं हम रेजिस्टेंस इन सीरीज़। अब ये बहुत ही डिफ़िकल्ट दिख रहा है डायग्राम, लेकिन बहुत बहुत सिंपल है। क्या है इसमें? सबसे पहले तो एक की है, क्या काम करेगी? बंद चालू होने का काम करेगी और करंट चालू होगा या बंद होगा वो कंट्रोल करेगी। उसके बाद क्या है? ये डायग्राम, ये सिंबल अभी हम लोगों ने देखा था। ए है अंदर मतलब एमीटर। ये क्या काम करता है? कितना करंट पास हो रहा है ये काम करता है। तो हमें पता करना होगा ऑब्वियसली कि कितना करंट पास हो रहा है हम लोगों के सर्किट से, तो एमीटर कनेक्ट करते हैं। तो एमीटर को हम हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। सीरीज़ में मतलब सर्किट की लाइन में कनेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या दिया गया है? यहाँ पर 3 रेजिस्टर दिए गए हैं। 3 रेजिस्टर, एक का रेजिस्टेंस R1 है क्योंकि हम लोगों को नहीं पता क्या है, लेकिन फिक्स्ड है। तो एक का R1 है, दूसरे का R2 है, तीसरे का R3 है। ये वायर के 2 एंड है। उस 2 एंड को क्या बोले हम लोगों ने? एक को C, दूसरे को पॉइंट D। और फिर एक क्या दिया गया यहाँ पर? V है मतलब वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर क्या काम करता है? हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस बताता है कि ये C और D पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम लोगों के सर्किट में क्या है? और साथ ही साथ एक E, यहाँ पर क्या है? ये सेल। और ये जो एरोज़ है ये बताते हैं कि हम लोगों का करंट किस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है।
तो इस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल सर्किट डायग्राम है, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम है। क्या क्या है इसमें? सेल है, की है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, 3 रेजिस्टर है और वायर के 2 एंड को हम लोगों ने नाम दे दिए है पॉइंट सी और पॉइंट डी। तो यहाँ पर हम लोगों को द एंड्स ऑफ द 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड सो दैट दे फॉलो वन अनदर इन अ सिंगल लाइन। ये रेजिस्टेंस इन सीरीज का डेफिनेशन है जो मैंने अभी आप लोगों को समझाई थी कि इनके एंड एक दूसरे से कनेक्टेड है तो एक दूसरे को फॉलो करते हैं और सेम करंट फ्लो होता है। ऑब्वियसली यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वेरी करता है। ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस मैं बोल रही हूँ V है, लेकिन इस रेजिस्टर से कितना पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो होगा, इस रेजिस्टर से कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस रेजिस्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये तीनों की वैल्यू अलग होगी। अब ये तीनों की वैल्यू क्यों अलग होगी? ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट होगा। यहाँ पर आप समझेंगे कि हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़े थे, याद होगा अगर आपको। तो ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है कि अगर फिजिकल कंडीशन सेम है तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए और इससे हम लोगों को फॉर्मूला मिला था V इज इक्वल्स टू आई आर। अब इसमें इस कनेक्शन में हम लोगों का I कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, I की वैल्यू फिक्स्ड है। सपोज अगर मैं बोल रही हूँ 10 एम्पियर तो I की वैल्यू 10 एम्पियर फिक्स्ड है, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स्ड है क्या? नहीं, एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? वेरी होगा। अब अगर मैं 10 को सपोज अज्यूम कर लो कि R1 की वैल्यू है 2 ओम्स, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? 20, तो 20 वोल्ट आ गया। अगर R2 समझ लो 3 ओम्स का है तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आंसर आया? 30। और R3 कितने ओम्स का है? 4 ओम्स का, तो 10 इंटू 4 कितना होगा? 40। तो 20, 30, 40 वोल्टेज की वैल्यू भी डिफर हुई। क्यों डिफर हुई? बिकॉज I क्या था? कांस्टेंट था और रेजिस्टेंस चेंज हो रहा था, इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो गया? चेंज हो गया। क्यों? बिकॉज रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हुई। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहती तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहता, लेकिन सिंस ऐसा नहीं है, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, तो हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस भी C और D के अक्रॉस अलग अलग मिलेगा। और ओवरऑल कितना मिलेगा हम लोगों को? तो R1 के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, R2 के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और R3 के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसे हम ऐड करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि ओवरऑल कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट है। तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है कि 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3 जो सीरीज में कनेक्टेड है। V1, V2, V3 पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस R1, R2, R3। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये चीज़ हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? बिकॉज जब सीरीज कनेक्शन में होगा हम लोगों का सर्किट, तो उस टाइम पर उसके अंदर टोटल रेजिस्टेंस कैसे होगा उसे मेजर करने के लिए किस तरह से हम मेजर करेंगे उसका फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं। अब करंट बताई मैंने यहाँ से शुरू हो गया, कंटिन्यूस वही करंट जा रहा है, सेम करंट पास हो रहा है, तो करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? I। तो वो क्या है? कांस्टेंट है। अब V का फॉर्मूला पता है हम लोगों को ओम्स लॉ से, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। तो V1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I इंटू R1। V2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I इंटू R2। V3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I इंटू R3। ओवरऑल टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I मल्टीप्लाइड बाय RS। अब ये RS क्या है?
हम लोगों का टोटल रेजिस्टेंस इस पॉइंट C और इस पॉइंट D के बीच में, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, V इज इक्वल्स टू IRS, और V1 V2 V3 की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई। अब हम लोगों को एक और चीज़ पता है कि कैपिटल V की वैल्यू क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर सबकी वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दिए। V के बदले IRS, V1 के बदले IR1, V2 के बदले IR2, V3 के बदले IR3 सब्सटीट्यूट किए हम लोगों ने। उसके बाद I को कॉमन ले लिए, तो I इंटू RS इज इक्वल्स टू I इंटू ब्रैकेट में I कॉमन हो गया तो क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इक्वेशन के दोनों तरफ सेम साइड पर क्या प्रेजेंट है, I, तो वो कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो गया तो RS की वैल्यू क्या मिली हम लोगों को, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो टोटल रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में कितना होगा, सम होगा उसके सारे रेजिस्टेंस का। लेकिन ये कब होगा, सिर्फ और सिर्फ तब जब वो कनेक्शन सीरीज़ में है। यहाँ पर हम लोगों ने इसीलिए स्पेशली मेंशन किए हैं कि वो सीरीज़ कनेक्शन है। अब हम लोगों को पता है कि अगर 3 रेजिस्टर है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, 4 रेजिस्टेंस हो गए तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 5 हो गए तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। और अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हो गए तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 कब तक कंटिन्यू होगा, ये Rn तक। तो यहाँ पर हम लोगों का रेजिस्टेंस इन सीरीज कंप्लीट होता है। अब सिंस ये सारा ये टोटल रेजिस्टेंस जो है सीरीज में ये सबका सम है, तो क्या होगा, वो ऐड होगा, मतलब ये टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी इंडिविजुअल सारे रेजिस्टेंस से। अब अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो उस टाइम पर कनेक्शन में क्या क्या चीज़ें होगी, सबसे पहले तो सेम करंट फ्लो होगा थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स। ये हम लोगों ने देखे कि सेम करंट फ्लो होता है। उसके बाद में इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सम होता है ईच रेजिस्टेंस के बीच में जितना डिफरेंस है उसका, मतलब R1 के पास जितना पोटेंशियल डिफरेंस है V1 प्लस V2 प्लस V3, और V1 क्या होता है IR1 IR2 IR3। यही चीज़ें जो हम लोगों ने देखे हैं। उसके बाद में इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली सिंस सारी चीज़ों का एडअप हो रहा है, इस वजह से इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। अब ये अरेंजमेंट सीरीज़ वाला हम क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, जब हम लोगों को सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है। उस टाइम पर हम क्या करते हैं, एक के बाद एक रेजिस्टेंस लगाते जाते हैं। इसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब कुछ कंडक्टर के रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाते हैं 0 केल्विन पर। 0 केल्विन क्या होता है हम लोगों का, -273 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग नॉर्मली डिग्रीज में बात करते हैं, लेकिन केल्विन डिग्रीज से भी कम होता है। तो जब ऑलमोस्ट 0 केल्विन पर पहुंचता है हम लोगों का टेम्परेचर, तो उस टाइम पर कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें रेजिस्टेंस एकदम ना के बराबर होता है, ज़ीरो होता है, बहुत बहुत कम होता है। तो ऐसे कंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स क्यों, बिकॉज ये एकदम एफिशिएंटली इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं बिना कोई रेजिस्टेंस के। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होती है कि उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। इसीलिए जो बहुत बहुत स्पीड में कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर्स। लेकिन इनकी क्या शर्त होती है, ये बहुत ही लो टेम्परेचर पर ये चीज़ करते हैं।
और कुछ ऐसे कंडक्टर्स भी होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो ऐसे कंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर्स। नॉन ओमिक मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ऑब्वियसली हर चीज़ के कोई ना कोई एक्सेप्शन होते हैं, हर रूल के कोई ना कोई एक्सेप्शन होते हैं। तो ओम्स लॉ के भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर्स। अब आता है हमारा नेक्स्ट कनेक्शन, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है? ये इस तरह से पैरेलल लाइन के फॉर्म में कनेक्टेड है और यहाँ पर आप लोगों को बेटर दिख रहा होगा कि ये तीनों का एक ही कॉमन पॉइंट है D और स्टार्टिंग पॉइंट है C। इसमें भी सेम चीज़ है, एक की, एक सेल, एक एमीटर और एक वोल्ट मीटर, जो कि अगेन पैरेलल कनेक्शन में एडेड है और एमीटर सीरीज में। हमेशा याद रखना, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं और एम मीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल क्या होती हैं? जब बोथ द साइड्स के एंड क्या हो जाते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि दोनों साइड के सारे रेजिस्टर्स के एंड क्या है? कनेक्टेड है। 3 रेजिस्टर है, R1, R2, R3, 2 पॉइंट्स के बीच में है, सेम C और D। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो करंट यहाँ से पास हो गया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो डिवाइड हो रहा है 3 पार्ट्स में। तो हर रेजिस्टर के पास अपना अपना अलग करंट होगा और इस वजह से यहाँ पर जो करंट पास होगा वो क्या होगा? अलग अलग वैल्यू होगी हर रेजिस्टर में और उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? I1, I2 और I3। अब C और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तीनों रेजिस्टेंस का, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है? सेम है। तो सीरीज कनेक्शन में क्या कॉमन होता है? करंट कॉमन होता है I, और पैरेलल कनेक्शन में क्या कॉमन होता है? V कांस्टेंट रहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अब I1 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 में कितना करंट है, I2 में कितना करंट है, I3 में कितना करंट है, तीनों करंट को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? टोटल करंट। अब अगेन हम लोगों को पता है V इज इक्वल्स टू IR, तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V अपॉन R, लेकिन V तो कॉमन है। तो यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने 3 रेजिस्टेंस का एग्जांपल लिया। तो जब 2 रेजिस्टेंस हो गए तो टोटल करंट कितना होगा? I1 प्लस I2, तो V अपॉन RT इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। अब अगर हम V को कॉमन ले रहे हैं तो उसे कैंसिल कर सकते हैं, तो 1 अपॉन RT इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मूला है, लेकिन बहुत बहुत फ़र्क है, सिंस ये 1 अपॉन में वैल्यू जा रही है। 1 अपॉन में वैल्यू जा रही है मतलब ये वैल्यू बहुत छोटी होती है। तो अब 2 के लिए 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 है, तो 3 के लिए कितना होगा? 3 रेजिस्टेंस के लिए 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के लिए कितना होगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ऐसे कब तक चलेगा? 1 अपॉन Rn तक चलेगा। तो हम लोगों को यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट करना है, टोटल रेजिस्टेंस, उसका फॉर्मूला भी मिल गया। अब पैरेलल कनेक्शन जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होगी? सबसे पहले तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है? इन्वर्स होता है। इन्वर्स मतलब 1 अपॉन, जब भी कोई वैल्यू 1 अपॉन में होती है तो हम बोलते हैं वो इन्वर्स में है। तो टोटल इन्वर्स जो है वो किसके बराबर होगा? सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के इन्वर्स के सम के बराबर होगा। अब करंट फ्लोइंग क्या होगा? करंट जो फ्लो हो रहा है वो टोटल करंट क्या है? I1 प्लस I2 प्लस I3, और हर रेजिस्टर के पास अपना अपना करंट है, I1, I2 और I3। क्यों करंट डिवाइड हो गया? बिकॉज वायर अलग अलग 3 डायरेक्शन में चली गई, इस वजह से करंट हम लोगों का डिवाइड हो गया।
पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या रहता है, सेम रहता है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस टोटल जितने भी हम लोगों ने इंडिविजुअल रेजिस्टेंस लगाया है उससे कम होता है। क्यों कम होता है? बिकॉज 1 में वैल्यू आ रही है, इन्वर्स में वैल्यू जा रही है। इस वजह से जो हम लोगों का टोटल रेजिस्टेंस मिलता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। अब ये पैरेलल कनेक्शन हम कब यूज़ करते हैं? जब भी हमें किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस कम करना है, उसकी वैल्यू कम करनी है, तो उस टाइम पर हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं। यहाँ पर हम लोगों का सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन ख़त्म हो गया। अब आते हैं हम लोगों के नॉर्मल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस पे। डोमेस्टिक मतलब हम लोगों के जो घर में इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन होता है, घर में हमारी इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से आती है उसके बारे में। तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी एक केबल की वायर होती है जिसके अंदर 3 वायर्स होती है। तो एक केबल है जिसके अंदर 3 वायर है। अब वो 3 वायर क्या है, किस तरह से काम करती है, वो हम आगे देखेंगे। और ये वायर या तो हम लोगों को पोल्स के थ्रू आएगी। हम लोगों के रोड पर अगर आप लोगों ने नोटिस किए होंगे पोल होते हैं, वायर्स होती है केबल, तो या तो उससे आती है या फिर अंडरग्राउंड कनेक्शन होता है हम लोगों का वायर का, इलेक्ट्रिसिटी का। तो हमारे बिल्डिंग में या हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी या तो पोल्स के वायर्स के थ्रू आएगी या तो अंडरग्राउंड केबल की वायर के थ्रू आएगी। अब ये जो केबल की वायर है उसके अंदर 3 वायर होती है, एक जिसे हम लाइव वायर बोलते हैं। अब ये क्या काम करती है? ये करंट को लेकर आने का काम करती है। तो हमारे अंदर हमारे इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट आ रहा है हमारी तरफ, वो कौन सी वायर से आ रहा है? लाइव वायर के थ्रू आ रहा है। और इसका कलर क्या होता है? रेड या फिर ब्राउन कलर होता है। दूसरी वायर होती है न्यूट्रल वायर। ये वायर क्या काम करती है? करंट को वापस ले जाने का काम करती है। जहाँ से वो आया है उसी जगह पर वापस लेकर जाने का काम करती है। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिकल सर्किट का क्या रूल है? एक कंटिन्यूस कनेक्शन होना चाहिए। तो एक तरफ से करंट आएगा, दूसरी तरफ से करंट वापस जाएगा। तो वो दूसरी तरफ से जो करंट वापस जाएगा उसके लिए भी वायर होती है, और उस वायर का नाम होता है न्यूट्रल वायर, और ये ब्लू या फिर ब्लैक कलर में होती है। फिर आती है तीसरी वायर जिसको हम बोलते हैं अर्थ वायर, और इसे हम नॉर्मली अर्थिंग भी बोलते हैं। तो ये क्या काम करती है? इसके एक एंड पर प्लेट होती है मेटल की, और उसे हम अंडरग्राउंड अर्थ में दबा के रखते हैं, मतलब बेसिकली उसको डिग करके रखते हैं। ये क्यों करते हैं हम? ताकि प्रोटेक्ट कर सके हम सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को। बिकॉज चांसेस है कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उससे हम लोगों का शॉक हो, इलेक्ट्रिकल शॉक पड़ सकता है लोगों को, या फिर कभी करंट ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एक सेफ्टी मेजर के तौर पर एक वायर को हम क्या करते हैं, नीचे ज़मीन में डाल देते हैं। सिंस सॉइल हम लोगों की गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की, और वो कनेक्ट नहीं हो रहा है सर्किट, तो वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा? करंट ख़त्म हो जाएगा। तो वो ऐसी वायर होती है जिससे करंट जाएगा और ज़मीन के अंदर ख़त्म हो जाएगा, वो वापस कहीं पर नहीं जाता है। तो हमारे घर में मीटर्स होते हैं, फ्यूज़ बॉक्स होता है, उससे ये कनेक्ट होता है। लाइव वायर होती है, न्यूट्रल वायर होती है, और अर्थ टर्मिनल जो होता है वो इस तरह से अर्थ में बरीड होता है। अब इंडिया में जो लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट्स का, और ये दोनों वायर को हम कनेक्ट करते हैं मीटर से थ्रू फ्यूज़। अब ये मोस्टली हम लोगों को, ये फ्यूज़ कहाँ पर होता है? हम लोगों का मेन जो हम लोगों का सर्किट होता है, मेन स्विच, उसके पास होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है हमारे घर के सारे रूम्स में। अब यहाँ पर उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है कि हम लोगों का मीटर है, मीटर के पास से एक अर्थ कनेक्शन जा रहा है, लाइव वायर आ रही है मेन फ्यूज से, न्यूट्रल वायर आ रही है, मेन स्विच है जो हम लोगों के रूम के अंदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कनेक्ट करता है।
और सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम लोगों के पैरेलल कनेक्शन में। क्यों पैरेलल कनेक्शन में? बिकॉज अगर सीरीज़ में होंगे तो हम एक बटन चालू करेंगे, घर की सारी लाइट फैन ऑन हो जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को उसे पैरेलल कनेक्शन में रखना पड़ता है ताकि हर एक का अपना इंडिविजुअल स्विच बना सके हम। फिर आती है फ्यूज़ वायर। ये मोस्टली हम लोगों के घर में जो रेड कलर का, अगर आप लोगों के मेन स्विच में कुछ ग्लो कर रहा होगा, अगर आप नोटिस करोगे कुछ ग्लो करता है रेड कलर का, उसे हम बोलते हैं फ्यूज़ वायर। अब ये फ्यूज़ क्या काम करता है? ये काम करता है हम लोगों के घर में एकदम ज़्यादा एक्सेसिव करंट ना आए। तो ये कैसे काम करता है? ये फ्यूज़ वायर एक्चुअली होता है कुछ एलिमेंट से बना हुआ, जिसका कुछ एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो और ये सीरीज़ में होता है। तो ऐसे टाइम पर जब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, तो जब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस होता है उसमें, और रेजिस्टेंस के वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। और जब हीट प्रोड्यूस होती है उससे वो चीज़ गर्म हो जाती है और अंदर की जो वायर है वो मेल्ट हो जाती है। अब सिंस वो वायर मेल्ट हो जाती है तो सर्किट ब्रेक हो गया, तो कनेक्शन बंद हो जाता है। तो हमारे घर में अगर बहुत ज़्यादा, कभी मोस्टली लोगों के घर में जब बोलते हैं फ्यूज़ उड़ गया, उन लोगों के घर में लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नहीं चल रहा कुछ भी बिकॉज फ्यूज़ उड़ गया है। तो फ्यूज़ उड़ गया है मतलब क्या होता है उस टाइम पर? वो फ्यूज़ वायर जो होती है एक्चुअली वो ब्रेक होती है। और ये क्या काम करती है? हम लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, एकदम एक्सेसिव हम लोगों के घर में करंट ना आए। अब एक्सेसिव करंट नहीं आने के लिए हम लोग इतने सारे मेजर्स ले रहे हैं। क्यों ऐसे ले रहे हैं? बिकॉज चांसेस हैं कि अगर बहुत ज़्यादा करंट आ जाए तो जिस तरह से वो फ्यूज़ वायर मेल्ट हुई है, वो अगर वो नहीं होती तो हम लोगों के घर में डायरेक्टली वो करंट आता। और कुछ कुछ अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ कुछ मटेरियल ऐसा होता जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता। सपोज़ एसी हो गया या फ्रिज हो गया या टेलीविज़न हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, अगर एक्सेसिव करंट आएगा तो बहुत ज़्यादा करंट की वजह से उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें होगी, ब्लास्ट होगा और हम लोगों की लाइफ डेंजर में होगी। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग फ्यूज़ वायर बनाते हैं। यहाँ पर उसका डायग्राम दिया गया है। दो यहाँ पर अच्छे खासे मोटे से एंड के बीच में पतली सी एलिमेंट होती है और इसके अंदर फिलिंग पाउडर होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा कि वो किस तरह से काम करता है। फ्यूज़ ब्रोकन नहीं है तो करंट पास हो रहा है और हम लोगों के सारे अप्लायंसेस काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर एक्सेसिव करंट आ गया तो फ्यूज़ ब्लो हो जाता है, करंट पास नहीं होता, यहाँ पर एक ब्रेकेज आ जाता है। ये करंट सर्किट हम लोगों का कंप्लीट नहीं होता है और इस वजह से इसके आगे हम लोगों का करंट नहीं पहुँच पाता और बंद हो जाता है। उसके बाद में अगर हम कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं तो हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना होता है कुछ चीज़ों का। सबसे पहले तो हमेशा इलेक्ट्रिकल स्विच सॉकेट जो है उसकी हाइट ज़्यादा ऊंचाई पर रखनी चाहिए ताकि छोटे बच्चे हैं उसके अंदर उंगली वगैरह नहीं डाल पाए, क्योंकि उससे करंट लग सकता है। और जब भी हम किसी भी चीज़ का प्लग लगाते हैं, मोबाइल का चार्जर हो गया, टेलीविज़न का हो गया या फिर फ्रिज का हो गया, एसी, या फिर अगर हम लोगों का ट्यूबलाइट, बल्ब, किसी भी चीज़ का अगर हम प्लग लगा रहे हैं स्विचेस में, मिक्सर हो गया, तो ये सारे जो प्लग है हमेशा हमें किससे निकालना होता है? जब अनप्लग करना होता है तो प्लग से निकालना होता है, वायर नहीं खींचनी होती है। बिकॉज वायर खींचेंगे तो क्या चांस है, वो वायर प्लग से अलग हो जाएगी, टूट जाएगी और फिर वो काम का नहीं रहेगा। उसके बाद में अनप्लग करने से पहले हमेशा हम लोगों को इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को बंद करना होगा और साथ ही साथ जब हम उसे क्लीन कर रहे हैं तो हमेशा सारी चीज़ें बंद करके क्लीन करनी होगी। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर हम कोई कभी क्लीन कर रहे हैं, फ्रिज या फिर टेलीविज़न, कोई भी चीज़ अगर हम क्लीन कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, तो हमेशा हमेशा उसे अनप्लग कर कर बंद कर कर ही साफ़ करना चाहिए। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिकल करंट पड़ सकता है हम लोगों को। इसके अलावा
हम लोगों के हैंड्स हमेशा ड्राई होने चाहिए। ड्राई क्यों होने चाहिए? बिकॉज वाटर क्या है, एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और गुड कंडक्टर होने की वजह से हम लोगों को करंट पड़ सकता है। इसीलिए जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हैंडल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो हमेशा हमारे हाथ ड्राई होने चाहिए। उसके अलावा ट्राई करनी चाहिए कि हम रबर शूज़ वगैरह कुछ स्लीपर्स पहन रहे हैं ताकि हम लोगों को करंट ना पड़े, इन केस अगर कभी इलेक्ट्रिकल करंट पड़ रहा है तो। बिकॉज रबर क्या है, इंसुलेटर है, और इंसुलेटर होने की वजह से करंट पास नहीं होगा उससे और हम लोगों को शॉक नहीं लगेगा। अब इन केस लास्ट पॉइंट है ये हम लोगों का, किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लग रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ कर रहा है, फॉर एग्जांपल आयरन या मिक्सर, ऐसी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम यूज़ कर रहे हैं और हम लोगों को अगर किसी को शॉक लग रहा है, तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मेन स्विच ऑफ करना चाहिए। अगर मेन स्विच बहुत दूर है या हम लोगों को नहीं पता है कि मेन स्विच कहाँ पर है, तो क्या करेंगे हम उस चीज़ को अनप्लग करेंगे सॉकेट में से, और अगर वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं, उसका सॉकेट भी नहीं मिल रहा है, तो हमें उस इंसान को पुश करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी डायरेक्टली अपने हाथों से किसी भी इंसान को नहीं खींचना, उसे वुडन या रबर के कोई मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो इंसुलेटर्स हो, उससे धक्का देना होता है। इससे उनका करंट हम लोगों को पास नहीं होगा और वो लोग भी अलग हो सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी, रजिस्टर इन सीरीज़, रजिस्टर इन पैरेलल, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, हम लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से आती है, फ्यूज़ वायर क्या होती है, बहुत सारे कंसेप्ट देखे। सारी चीज़ें होपफुली क्लियर होगी। अगर कोई डाउट हो गया तो ऑब्वियसली दे आर वेलकम।